हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन एंड एचओडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जेई मेंस का एग्जाम आ गया है। और उस जेई मेंस के एग्जाम में आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है कि उन 3 घंटों में हमें उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि ये जो 3 घंटे होंगे आपकी जिंदगी के वो सबसे कीमती होंगे। यही 3 घंटे आपकी लाइफ बदल देंगे। यही 3 घंटे आपकी जिंदगी में वो 3 घंटे होंगे जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलते शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाएं और आप एग्जाम के अंदर बैठें, तो एग्जाम में जैसे ही आप पहला सवाल करें और आपको लगता है कि ये सवाल आपसे हो सकता है तो ही आप इसको करें, वरना इसे छोड़ दीजिए। बिल्कुल डरना नहीं है। जब हमसे पहला सवाल अगर होता है तो कई बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे अगर पहला सवाल ना हो तो वो डर जाते हैं। तो यहां पर आपको डरना नहीं है। पेपर की साइकोलॉजी को समझना है, पेपर अटेम्प्ट करने की साइकोलॉजी को समझना है। आप अगर एक एनालिसिस देखेंगे तो जेई मेंस के अंदर जितने भी बच्चे हैं, अगर उनके सिलेक्शन रेशो की बात करें तो क्या वो सारे सवाल सही करके ही सेलेक्ट होते हैं? जी नहीं दोस्तों, सारे सवाल सही करना तो जरूरी होता ही नहीं है। यानी कि आपको सिर्फ अपने हिसाब से मैक्सिमम सवाल सही करने हैं। तो आपको जो स्ट्रेटजी रखनी होगी वो 2 हिस्सों में रखनी होगी। पहले हिस्से में आपको वो सारे सवाल करने हैं जो आपसे इजी गोइंग हो रहे हैं। यानी आपने पहला सवाल पढ़ा, अगर आपको आता है तो आप टिक करिए, नहीं आता तो गोला लगा के छोड़ दीजिए। यहां एनालिसिस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप इस पेपर को 2 हिस्सों में करने वो वाले हैं। फर्स्ट हिस्से में आप वो सवाल करने वाले हैं जो आपसे हो रहे हैं। सेकंड हिस्से में आप वो सवाल करेंगे जो आपसे नहीं हुए थे सेकंड अटेम्प्ट। तो यहां पर आपने क्या करा, सवाल को पढ़ा। अच्छा, किसी भी सवाल को जब आप करें तो 1 मिनट से ज्यादा उस सवाल को ना दें। जी हाँ दोस्तों, सिंगल करेक्ट के अंदर 1 मिनट से ज्यादा आपको वो सवाल नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि आपको ये सवाल आता है लेकिन फिर भी 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, तो मेरी सलाह है कि उसको अभी छोड़ दें, उसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए रखें। क्यों? क्योंकि अगर वो सवाल आपने करा और वो आपको सवाल करने में 3 मिनट 4 मिनट खर्च हो गए, तो दोस्तों 3 मिनट में 3 सवाल और भी हो सकते थे जो सही हो सकते थे। तो अगर आप पेपर की स्ट्रेटजी को समझें तो इस एक सवाल को करने से जो आपको मार्क्स मिले, और उधर वो 3 सवाल जो आपसे हो सकते थे वो 3 सवालों को करने से जो मार्क्स मिले, तो एवरेज अब निकालेंगे तो आपका मार्क्स ज्यादा आएगा अगर आप उस लंबे सवाल को छोड़ देते हैं अभी। क्लियर? तो आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी कि आप फर्स्ट राउंड के अंदर आपने सवाल किए। मान लीजिए आपका पेपर शुरू हुआ, पेपर के अंदर आपका कोई भी सब्जेक्ट आपने पहले उठाया। यहां पर बात आती है सब्जेक्ट पहला कौन सा उठाएं। मेरी सलाह होती है कि जो आप पैटर्न अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं, जो भी मॉक टेस्ट में आपने दिए हैं, जो भी आपने अपने इंस्टीट्यूट के टेस्ट दिए हैं, उन टेस्टों में आप जिस सब्जेक्ट को पहले उठाते थे, आपने जिसको पहले किया था, उसी को आपको अभी करना है। आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई सलाह लेकर नहीं जाएंगे, किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा नहीं पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए, किसी ने कहा पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करना चाहिए, किसी ने कहा पहले मैथ्स अटेम्प्ट करना चाहिए, या आप रात में बैठे और आपने सोचा कि आज मैं नया एक्सपेरिमेंट करूंगा, मेरे हमेशा फिजिक्स में नंबर कम आते हैं या मैथ्स में नंबर कम आते हैं या केमिस्ट्री में नंबर कम आते हैं, मैं इस बार पहले ये वाला पेपर सॉल्व करूंगा। स्ट्रेटजी गलत हो जाएगी और वहां 3 घंटे में आप पजल्ड हो जाएंगे। आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे उन 3 घंटों में। उन 3 घंटों में सिर्फ और सिर्फ आपको वही करना है जो आप करते आए थे। मान लीजिए किसी बच्चे ने पूरे साल भर पहले पेपर में फिजिक्स को ही अटेम्प्ट किया है, तो वो बच्चा फिजिक्स ही अटेम्प्ट करे, लालच ना करे और एक्सपेरिमेंट ना करे। किसी ने पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने की हैबिट बना रखी है तो वो केमिस्ट्री ही अटेम्प्ट करे। किसी ने मैथ्स अटेम्प्ट करने की हैबिट बना रखी है तो वो मैथ्स ही अटेम्प्ट करे। आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है दोस्तों। क्लियर सबको? अब जब आपने अपना सब्जेक्ट खोला, चाहे आपने फिजिक्स खोला, चाहे केमिस्ट्री खोला, चाहे मैथ्स खोला, आपने जब अपना सब्जेक्ट खोला, फिजिक्स खोला, तो फिजिक्स के अंदर जब आप सवाल करने लग रहे हैं तो जो सवाल आपसे हो रहे हैं वो करते जाएं, जो नहीं हो रहे वो ना करें। फिजिक्स और मैथ्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन आती है। कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक हो गई। तो उसके लिए आप क्या करें कि जब आपको रफ शीट मिले तो उस रफ शीट के आप हिस्से कर लें। उस हिस्सों में वो सवाल लिख दें आप, जो भी आपके सवाल है। यानी आपके पास जो पेपर मिलेगा आपको रफ शीट का, उसमें आप उन सवालों के बॉक्स बना लें जिनको आपको सोल्व करना है पहले से ही। तो दोस्तों जब आप अपने उस सवाल की कैलकुलेशन करें तो आप उसी बॉक्स में करें, जिससे फायदा ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन मिक्स नहीं होगी। जनरली हम कैलकुलेशन करते हैं, यूं सॉल्व करना शुरू करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और वो सवाल यहाँ पहुंच जाता है। अगला सवाल आता है, वो ऐसे करते जाते हैं और वो सवाल मिक्स हो जाता है। एररलेस सवाल करने की आदत के लिए बॉक्स बनाए।
AIR 10 लक्ष्य शर्मा को भी आदत बताई थी मैंने, जिसमें बॉक्स बनाना सिखाया था उसको, और उसी बॉक्स के अंदर उसको बोला था कि आप इन्हीं बॉक्स में वो सवाल करें, जिससे उसकी काफी सारी कैलकुलेशन मिस्टेक सॉल्व हो गई थी। प्रॉब्लम सॉल्व होने से उसका रैंक काफी इंप्रूव हुआ था टेस्ट के दौरान। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि यार ये सवाल में टाइम ज्यादा खर्च हो रहा है, तो आप उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए, ताकि उस बॉक्स में आपका वो सवाल लिखा हुआ है, जब आप सेकंड राउंड में आएंगे तो वो सेकंड राउंड के अंदर आप उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहां दोस्तों बात ये आती है कि आपने फिजिक्स का सॉल्व किया। अब आपके मान लीजिए फिजिक्स पहले स्ट्रांग थी खूब सारी, और आपने पेपर को किया, तो पेपर करते समय आपके मन में अचानक ख्याल आने लगा कि यार मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग थी, या फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोई भी एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग था, और आपको लगा कि यार इस सब्जेक्ट में ही मेरे सवाल ज्यादा गलत हो गए, तो ये नेगेटिविटी आप ट्रांसफर नहीं करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के अंदर। दोस्तों यहाँ एक खास बात होती है कि जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो सकता है वही सब्जेक्ट टफ आ गया हो। उसी सब्जेक्ट का टफ आना आपकी साइकोलॉजी को बदल देगा, ये गलत आप ना करें। आप अपनी साइकोलॉजी को ये समझें कि अगर जो फेवरेट है आपका, जो स्ट्रांग है आपका, अगर वो आपसे कम नंबर ला रहा है, इसका मतलब समझ जाएं, अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि ये पेपर टफ है, और टफ होने की वजह से मेरे सवाल गलत हुए हैं। तो आप नेगेटिव नहीं होंगे उस दौरान पेपर करते समय। आप अपने आप को फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें, और अगले पेपर की तरफ स्विच करें, और स्विच करके अगले पेपर को उसी पेशेंस के साथ करें। स्ट्रेटजी सेम आप फिर से करते रहेंगे। जो सवाल नहीं आ रहे होंगे गोला बनाते जाएंगे, जो सवाल आ रहे हैं वो करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप तीसरे सब्जेक्ट पर ट्रांसफर होंगे। जब आप एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो फिर आप उस सब्जेक्ट पर सबसे पहले स्विच करें जिसमें आपको लगता है कि आप इजी गोइंग कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं केमिस्ट्री पर अटेम्प्ट पहले करें, बिकॉज केमिस्ट्री के सवालों को करने में समय कम खर्च होता है दोस्तों, और नंबर उतने ही मिलेंगे। तो अगर हमारे को यहां पर चालाकी करनी है, तो हम ऐसे सब्जेक्ट को चुने जहां नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, समय कम लग रहा है, तो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होंगे, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होंगे, नंबर ज्यादा आएंगे, नंबर ज्यादा आएंगे, सिलेक्शन ज्यादा होगा, और सिलेक्शन के बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर लाने की वजह से सिलेक्शन हुआ। तो ये चालाकी या ये स्ट्रेटजी या ये स्मार्ट हार्डवर्क आपको फॉलो करना है दोस्तों। वो 3 घंटे आपको अपने आप को संभाल के रखना है, पेशेंस रखना है, कंसंट्रेट करके बैठना है, और फोकस रहना है। दोस्तों ये बात मान के चलिए कि अगर कोई टॉपिक आपको आता है और आपसे वहां वो सवाल नहीं हो रहा, तो ये ना सोचिए कि आपको कुछ नहीं आता, ये सोचिए ये सवाल ये सब्जेक्ट के अंदर बहुत टफ आया है, और अगर ये मुझसे नहीं हो रहा तो जितने जेईई मेंस दे रहे हैं उन सबसे भी नहीं हो रहा होगा, यानी ये सवाल मेरी रैंक के अंदर काउंट ही नहीं होगा। और अगर ये सवाल ही काउंट नहीं हो रहा तो इस सवाल को लेकर मैं डिप्रेस क्यों हो रहा हूं, और इस डिप्रेशन की वजह से कहीं मैं वो सवाल गलत नहीं कर दूं जो सवाल मुझे आते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मेरा नुकसान ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये बात आपको पेपर करते समय ध्यान रखनी है। ये आपकी लाइफ का बहुत ही कीमती समय है, इस कीमती समय को वेस्ट नहीं करना है, सोच के चलना है, करके आना है, जीत के आना है, और सिलेक्शन लेके आना है। जो सपना आपने और आपके पेरेंट्स ने देखा उसे पूरा करना है। वहां पर आपको हारना नहीं है, पेपर नहीं छोड़ देना है। पेन छोड़ के सर नीचे करके रोने लग गए, उदास हो गए, पेपर छोड़ दिया, ब्लैंक हो गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, इस तरह के एटीट्यूड में आपको नहीं आना। अपने आप को संभालना है, कंसंट्रेट करना है, अपने आप को समझाना है कि विजय सर ने कहा था कि यार ये सवाल नहीं हो रहा, इसका मतलब है टफ है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं, बाकी सवालों को करते हैं। दोस्तों एक स्ट्रेटजी बताती है कि अगर आप जेईई मेंस के पेपर को उठाओगे तो ओनली 20% ही टफ आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप अगर दिमाग लगाएं तो आपका सारा ध्यान 20 पे नहीं 80 पर होना चाहिए। क्या हम उन 20% के चक्कर में उन 80% को छोड़ दें? नहीं, चालाकी नहीं कहती है, समझदारी नहीं कहती है, और आपका सिलेक्शन भी नहीं कहता ये। आपका पूरा ध्यान उस 80 पर होना चाहिए। 20% तो आप छोड़ दीजिए, अगर नहीं हो रहा तो सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो एक स्ट्रेटजी के हिसाब से, एक प्लानिंग के हिसाब से, अगर आप वो 80% भी करके आ जाते हो तो आपकी कितनी अच्छी रैंक आ जाती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप पेपर करें तो उस पेपर के अंदर आपका फोकस उन 20% के अंदर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस उन 20% की जगह 80% पर होना चाहिए। पूरा ध्यान आप लगा के करिएगा, मेरी बातें आप मानिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। और इसी के साथ आप सभी को जेईई मेंस की बेस्ट विशेस। चलिए।